आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि पुलिस गर्दी के खिलाफ अदालती हुक्म पर शहरी मुकदमा दर्ज कराने पहुंच गया। दानिश ने बताया, SHO साहिल ने मुझे थाने के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया। तस्नीम इकबाल ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे। कुछ देर कबल हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी ने मुतासर शहरी से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, पुलिस गर्दी का शिकार शहरी को अदालती रिलीफ मिल गया और बड़ा रिलीफ मिला है। अदालत ने जो है वो मुकदमा दर्ज कराने का इख्तियार शहरी को दे दिया है। सेशन जज कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की थी, शहरी हमारे साथ मौजूद है दानिश। अच्छा दानिश, ये बताइएगा कि हुआ क्या था आपके साथ और आपने जो है वो पिटीशन दायर की थी, उसमें क्या मामला था, क्योंकि आप पे पर कुछ सबका FIRs आई हैं। नहीं, मैं आ रहा था दोस्त दरिया की साइड पे, तो गाड़ी इन्होंने रोकी तो उसमें कुछ रकम दी, तो दौरान तलाशी इन्होंने ले ली। वो फिर उन्होंने पैसे वैसे ले लिए, तो फिर मुझे वहाँ से उन्होंने धमकी वमकी दी, बोला आप यहाँ से जाओ, जो होता है कर लेना। मैं फिर 15 कॉल की, मैंने 15 कॉल के थाने आया। SHO साहब का वेट किया, उन्होंने आधे घंटे बाद वो आई। उन्होंने मुझसे पूछा, फिर मुझसे बोला आप क्या काम करते हैं। मैंने कहा मैं पहले पुलिस में था, डिसमिस हो गया हूँ। बोला आपके ऊपर FIRs हैं, हमने पता कि। मैंने कहा FIRs तो है, लेकिन मैं अभी तो कंप्लेन लेकर आया हूँ। उन्होंने पर लड़कों को बोला कि इनके हाथ पकड़ो। उन्होंने मुझे, लेडीज़ ने खुद थप्पड़ मारे मेरे फेस। SHO ने मारा है? लेडीज़ SHO ने खुद बाजार मुझे 4-5 थप्पड़ मारे। इकबाल ने आपको थप्पड़ मारे? बिल्कुल, खुद उन्होंने थप्पड़ मुझे मारे और मुझे उन्होंने लड़कों को कहा कि इसको लॉकअप कर दो। उन्होंने मुझे लॉकअप कर दिया। मुझसे जो पैसे बकाए थे वो भी मुझसे ले लिए, मोबाइल भी ले लिया। लॉकअप करने के बाद आधे घंटे बाद फिर इन्होंने मुझे निकाला, कैमरे CCTV लगे वहाँ, फिर इन्होंने फिर मुझे तशद्दुद किया। उसके बाद मुझे लॉकअप कर दिया। मैंने इनके कहा मैंने मैडम 15 कॉल करके आया हूँ, आप मुझे ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने उसके बाद फिर जब चेक किया, 15 कॉल किए, उन्होंने अगले दिन मुझे निकाला। मुझे कहा आप यहाँ साइन करो, फिर हम आपको छोड़ देंगे, नहीं तो हम आपके खिलाफ़ केस करेंगे। मैंने साइन करके चला गया। नेक्स्ट मैंने इंक्वायरी में गया। इंक्वायरी में पेश हुआ SSP साउथ के पास, इन्वेस्टिगेशन के पास। उन्होंने इंक्वायरी की, उनमें ये गिल्टी हुई। उसके बाद इन्होंने अभी सिफारिश। ठीक है, अब आप ये बताएं कोर्ट के ऑर्डर कल हैं? ये आगे 2 दिन हो गए कोर्ट के ऑर्डर। अदालत क्या क्या हुक्म है? हुक्म ये है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। FIR क्या आपको इख्तियार मिल गया? जी, FIR का इख्तियार मिल गया। लेकिन आप क्या, आपको प्रेशराइज किया जा रहा है? कल से मैं आया हूँ, मैं 3 घंटे यहाँ बैठ के गया हूँ। मुझे कहा आप माफ़ी तलाफ़ी करें, जो नुकसान आपका हुआ हम वो पे करते हैं। मैंने कहा मैं तो इज़्ज़त की खातिर आया हूँ, पैसे लेने थोड़ी ना आया हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि आप FIR कराएंगे, डटे रहेंगे अपने मामले पे? मैं अपने मामले पर डटा हूँ। SSP साउथ से मेरी गुजारिश है कि इसके खिलाफ इंक्वायरी। आप FIR कटवाना है? मैं FIR कटवाने आया हूँ यहाँ पर। अगर FIR नहीं हुई तो आप किसका रास्ता इख्तियार करेंगे? मैं दोबारा कोर्ट जाऊँगा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जाऊँगा इनके खिलाफ। और क्या कर सकते हैं, कोर्ट ये एक पुलिस के खिलाफ FIR करवाएंगे आप? मैं SHO के खिलाफ करवाऊँगा। SHO तस्नीम इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का अदालती अहकामात आ गए हैं। अब देखना यह है कि साउथ जोन पुलिस अदालती अहकामात की दे या फिर कोर्ट के ऑर्डर्स की पासदारी करती है। जी, इसी पर आपको बताएं कि पुलिस गर्दी के खिलाफ अदालती हुक्म पर शहरी का मुकदमा दर्ज कराने साहिल थाने पहुंचने का मामला है। साउथ जोन पुलिस के आला अफसरान अदालती फैसले की धज्जियां उड़ाने लगे। अदालती हुक्म के बावजूद SHO तस्नीम इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। और आपको बताएं कि पुलिस गर्दी के खिलाफ अदालती हुक्म पर शहरी का मुकदमा दर्ज कराने साहिल थाने पहुंचने का ये मामला है, जबकि साउथ जोन पुलिस के आला अफसरान अदालती फैसले की धज्जियां उड़ाने लगे। अदालती हुक्म के बावजूद SHO तस्नीम इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। SHO तस्नीम इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। शहरी की जानिब से शिकवा किया गया है और अदालती फैसले आने के बावजूद साउथ पुलिस की खामोशी है। शहरी दानिश साहिल थाने में घंटे से मौजूद है। बासे रहे कि DSP उमैर बाजारी केस में भी साउथ पुलिस की पुलिस गर्दी का वाकया सामने आ चुका है और ये दूसरा वाकया इस वक्त सामने आ चुका है। साउथ जोन पुलिस के आला अफसरान अदालती फैसले की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अदालती हुक्म के बावजूद SHO तस्नीम इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। शहरी की जानिब से ये बताया गया है पुलिस गर्दी के खिलाफ अदालती हुक्म पर शहरी का मुकदमा दर्ज कराने साहिल थाने पहुंचने का ये मामला है। इसी पर आपको बताएं कि साउथ जोन पुलिस के आला अफसरान अदालती फैसले की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अदालती हुक्म के बावजूद SHO तस्नीम इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। अदालती फैसले आने के बावजूद साउथ पुलिस की खामोशी सामने आ रही है। शहरी दानिश साहिल थाने में घंटे से मौजूद है और ये भी आपको बताते चलें कि DSP उमैर बाजारी केस में भी साउथ पुलिस की पुलिस गर्दी का एक वाकया सामने आया था और उसके बाद ये दूसरा वाकया सामने आया है। इसी पर बात करने के लिए हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद है। अनुषा, बताइएगा क्या वजह बताई जा रही है, क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा? बिल्कुल
बिल्कुल पुलिस गर्दी के खिलाफ अदालती हुक्म पर शहरी का मुकदमा दर्ज कराने जब साहिल थाने पहुंचा है तो साउथ जोन पुलिस के आला अफसरान अदालती फैसले की धज्जियां उड़ाने में लग गए हैं और अदालती हुक्म के बावजूद SHO साहिल तस्नीम इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। अदालती फैसला आया है कि जो पटिशनर है वो SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता है। SSP साउथ, DIG साउथ असद रजा और जो दीगर पुलिस के अफसरान है, कराची पुलिस चीफ है, वो एक तरीके से जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली उन्होंने और वो एक तरीके से देखा जाए तो अदालती हुक्म की धज्जियां उड़ाने में लग गए हैं। साउथ जोन पुलिस ने अदालती फैसला आने के बावजूद जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली है। वाज़ेह रहे इससे कबल भी जो है वो DSP उमेर बजारी केस में भी जो है वो साउथ पुलिस की गर्दी का वाकया जो है वो सामने आया था कि DSP ने जो है वो एक घर में डकैती की वारदात की थी। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस वैसे ही जो है वो हम देख चुके हैं ऐसे मामलात में आगे रही है और ये पहला वाकया नहीं है। डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर ऐसे कई वाकयात सामने आ चुके हैं, लेकिन अदालती फैसले के ऊपर पुलिस के आला अफसरान का इस तरह खामोशी इख्तियार करना ये एक तरीके से अदालती अहकामात की मुकम्मल धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस पर जो है वो आला जो हुक्काम है उनको सख्त नोटिस लेना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी। अल-फलाह थाने की हदूद से 21 साला नौजवान पुरअसरार तौर पर लापता हो गया। नौजवान की गुमशुदगी को 6 माह हो गए हैं मगर पुलिस ताहाल बाजियाबी में नाकाम है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम से। जी बिल्कुल, देखिए अल-फलाह थाने की हदूद से एक बच्चा लापता हुआ था जो कि 14 अगस्त 2023 को अपने घर के बाहर से ही लापता हुआ था। शाहम उसका नाम बताया जाता है, 21 साल उसकी उम्र बताई जाती है। उसकी वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं। पूरा वाक़या उनसे जानते हैं कि किस तरह ये बच्चा लापता हुआ और अब तक उनके पास कोई तवान की कॉल आई या नहीं आई। बस शाहम मैट्रिक करके घर पे ही थे, आगे स्टडी कर नहीं रहे थे, कह रहे थे अभी एडमिशन लूँगा, लेकिन वो बहरहाल घर पे थे। लेकिन उनको कोई मिला बाहर, रिटायर पुलिस का अपने आप को बता रहे थे कि मैं रिटायर पुलिस वाला हूँ और आपकी बग़ैर किसी उसके मैं नौकरी करवा दूँगा और आप यतीम बच्चे हैं, हम यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं। वो करके फिर वो बच्चा गया उनके पास। बस 14 अगस्त को वो उनसे मिलने गया और उसके बाद वो वापसी घर नहीं आया। इसके लिए बस हमने थाने में भी करवाया हुआ है, FIR भी करवाई हुई, सब करवाया, लेकिन बच्चे का कहीं कुछ पता नहीं लग रहा। अच्छा ये बताएं कि इस पूरे मामले के अंदर पुलिस का क्या किरदार दिख रही है? पुलिस ने कोई बाजियाबी की कोशिश की, कोई आपको लीड्स वगैरह बताई, या पुलिस का रवैया कैसा आपके साथ? नहीं, पुलिस का रवैया तो ठीक, बस वो लेकिन उन्होंने मतलब ये कि कोई कार्रवाई ऐसी नहीं करी कि जिससे हमें कुछ पता लग सकता है या कुछ। बस ये कि वो कह रहे थे कि हम मालूमात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई पता नहीं लग रहा। और जो पता लग रहा है तो वो मतलब ये कहने लगे कि बच्चा कोई नशा वगैरह करता है। मैंने कहा भाई बच्चा कुछ भी करता है, आप बच्चा तो बरामद करें, उसके बाद हम देख लेंगे जो भी केस होगा। लेकिन बहरहाल पुलिस ने कुछ भी नहीं करा। सब जब मैं जाती हूँ 1-1 डेढ़ घंटा बैठ कर आ जाती हूँ, वो यही कहते हैं कि कहीं हमें कोई पता ही नहीं लग रहा, कोई पता ही नहीं लग रहा, बस यही बोलते हैं। अतराफ में जितने इलाके हैं उनको भी जो है वो सर्च कर चुके हैं, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चल रहा। बच्चे की उम्र 21 साल बताई जा रही है, शाहम सिद्दीकी उसका नाम है। ताहम वो जो रिटायर पुलिस अफसर है जिसने उसको झांसा दिया था नौकरी का, ताहम पुलिस को चाहिए कि उसके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई करे। उसका नंबर मौजूद है, उसकी डिटेल मौजूद है, लेकिन अल-फलाह पुलिस कार्रवाई करती दिखाई नहीं दे रही। जी DSP अल-फलाह का शहरियों के नाम वीडियो पैगाम वायरल हो गया। फैसल खान कहते हैं कि सीट पर बैठा हूँ, मुझे अल्लाह को जवाब देना है। शाह फैसल और अल-फलाह के इलाके के वकीलों के लिए 24 घंटे दस्तयाब हूँ। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम DSP फैसल खान है और मैं SDPO अल-फलाह हूँ और मेरे अंडर में 2 थाने आते हैं, शाह फैसल थाना और अल-फलाह थाना। मैं शुरू से ही इस चीज़ का कायल रहा हूँ कि कम्युनिटी पुलिसिंग में रहना चाहिए और कम्युनिटी पुलिसिंग ही करनी चाहिए। उससे ये कि पुलिस और आवाम के रवाबित अच्छे होते हैं। तो इस बार भी मैंने कोशिश की है और लोगों में अपना जो मस्जिद में जाकर अपने लोगों जो इलाके के लोग हैं उन्हें अपना नंबर दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी ये नंबर नोट करें, 0316 113 0004। मैं रिपीट करूँगा, 0316 113 0004। अब आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो थाने में जाने से अवॉइड करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे थानों का माहौल मज़ीद बेहतर हो जाए। वैसे तो पुलिस बनी ही आपकी मदद के लिए है और ये
लेकिन नाज़रीन, कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी एक बार फिर इल्तवा का शिकार हो गई। PIA के मुस्तकबिल का फैसला अब आने वाली हुकूमत ही करेगी। वज़ारत ख़जाना और बैंकों के दरमियान 261 अरब रुपए की मुंतकली के तरीक़ाकार पर मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। 80 अरब की NOC जारी करने पर फैसला ना किया जा सका। इसी पर तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। जी, यहाँ पे देखा जाए वज़ारत खजाना ने जो निजकारी को अगली हुकूमत पर छोड़ने की तजवीज़ जो है निगरान हुकूमत को दे दी थी, और यहाँ पे कहा जाए ज़रा ने यह भी कहा है कि निजकारी कमीशन ने PIA के निजकारी के अमल को गुज़िश्ता साल सितंबर में जंगी बुनियादों पर शुरू किया था। जनवरी 2024 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया था, और निजकारी कमीशन ने एक बैनुल-अक़वामी मालियाती मुशीर का तकर्रुर किया था, जिसने 27 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा गया था कि 2 हिस्सों में जो है PIA की निजकारी करके जो है इसका सेक्शन किया जाएगा, जिसमें कहा गया था कि जो इसके कर्जात हैं 261 अरब रुपए बैंकों के साथ मुशावरत करके कम शरह सूद या कम मार्कअप पर जो है वो उसको वहां पे लैंडिंग किया जाएगा, बॉन्ड जारी किए जाएंगे, लेकिन उस पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। साथ ही 80 अरब रुपए की NOC जो मांगी गई थी कि PIA के जो अमल को चलाने के लिए, वो भी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो अब यहाँ ज़राए का कहना है कि अब जो उसकी निजकारी का अमल है वो अल्तवा का शिकार हो गया एक बार फिर, और कहा है कि अब जो इलेक्शन के बाद मतलब नई जो हुकूमत आएगी वही इसका फैसला करेगी कि PIA को किस तरीके से इसकी निजकारी करनी है। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। कौमी असम्बली के 2 हलकों में शामिल सूबाई असम्बली का हलका PS 120 दर्जनों बल्दियाती मसाइल से दो चार है। ANP के उम्मीदवार अब्दुल कबीर काकड़ कहते हैं कि कामयाबी मिली तो सबसे पहले किल्लत आब का खात्मा करेंगे। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। हाल सड़कें, उजड़े पार्क, सेहत के मराकज़ में मनशियात के आदी अफराद के डेरे और बूंद बूंद पानी को तरसे अवाम। ये है NA 245 और 246 में शामिल ज़िला अरबी का PS 120, जहाँ के अवाम की ज़बान पर शिकवे और शिकायत के सिवा कुछ नहीं। गुज़िश्ता 20 साल में यहाँ तरक्याती काम किसी ने नहीं कराए। जो भी नुमाइंदे आए हैं वो अपना वक्त पास करके चले गए हैं। तो यहाँ हर मसला जो है सबसे बड़ा मसला है, पानी का मसला है, रोडों का मसला है, तालीम का मसला है, सेहत का मसला है। ये तमाम मसाइल जो है ये इस इलाके के हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ तो मुंतखब नुमाइंदे बहुत आ चुके हैं, और सारे सियासी जमातों का मतलब है कि PTI का था, यहाँ पर पीपल पार्टी का था, जमात इस्लामी का यहाँ हो के गया, लेकिन यहाँ पर किसी ने इस इलाके की तरफ वापस मुड़ कर नहीं देखा। अवामी नेशनल पार्टी के नामजद उम्मीदवार अब्दुल कबीर काकड़ कहते हैं कि अवाम ने कामयाब किया तो सबसे पहले किल्लत आब का खात्मा करेंगे। और हमारा जो बुनियादी मसला है वो पानी का है, और उसके बाद जो हमारा बुनियादी मसला है वो है सेहत का, उसके बाद बिजली का, गैस का। यहाँ पर सारे मसले हैं जो बुनियादी मसले हैं, वो उसमें मैं क्या क्या बात करूँ। हर मसला हमारे लिए एक अहमियत रखता है, इस पर मेरा फोकस रहेगा हर घर में पानी पहुँचाने का। ये हमारा इंशाल्लाह सबसे पहले हमारा बुनियादी मसला ये है। हल्का PS 120 में मसाइल का अंबार बरसों पुराना है, जिसे हल करने के लिए आने वाले मुंतखब अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली को खतीर फंड की जरूरत होगी। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। NA 243 के इलाके सुल्तानाबाद में गैस नायाब होगी। 4 लाख से जायद वोटर्स पर मुश्तमिल हल्के में गैस की फराहमी रिहायशियों के लिए ख्वाब बन गई है। मकीनों का शिकवा है कि 6 साल से इलाके में गैस नायाब है। तफसीलात फरहान खान की रिपोर्ट में। शहर में गैस का बहरान, हर शहरी परेशान। NA 243 के इलाके सुल्तानाबाद में गैस बहरान ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। हल्के के 4 लाख से जायद वोटर्स खाना बाहर से खरीदने या मुतबादिल इंतजाम करने पर मजबूर हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि 6 बरस से सिलेंडर और लकड़ियों पर खाना बनाते हैं। इस इलाके में तकरीबन 6.5 साल से जो है ना गैस नहीं है। ये लोग जो है ना ये सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल जो है ना वो लकड़ी भी नहीं मिलते हैं। फिर ये गरीब लोग जो है ना बस पता नहीं कैसे गुजारा करते हैं, अल्लाह बेहतर जानते हैं। गैस का तकरीबन समझो साल हो गया कि ये मसला शुरू है, और ये MNA साहब था, कदर पटेल साहब, NPS नवाज जदुल साहब, ये लोगों ने गैस का मसला बिल्कुल हल नहीं करवाया। सुल्तानाबाद में तो बिल्कुल गैस है नहीं। मसाइल में घिरे सुल्तानाबाद के मकीन आम इंतखाबात से भी नाउमीद हैं। कहते हैं गुज़िश्ता इलेक्शन में भी बड़े वादे किए गए थे, लेकिन कोई भी पूरा ना हुआ। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ फरहान खान, सिटी 21। न्यू कराची सेक्टर 7 में 5 साला बच्चे का नाले में गिरने का वाकया। बच्चे उस्मान की तलाश में रेस्क्यू का हंगामी ऑपरेशन जारी रहा। 5 साला उस्मान को अभी तक नाले से निकाला नहीं जा सका। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह मौजूद हैं। शाहरुख, बताइएगा।
शाहरुख से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़ फिर से बताएं कि न्यू कराची सेक्टर 7 में 5 साला बच्चे का नाले में गिरने का वाक़या पेश आया। बच्चे उस्मान की तलाश में रेस्क्यू का हंगामी ऑपरेशन जारी रहा। 5 साला उस्मान को अभी तक नाले से नहीं निकाला जा सका। ऑपरेशन जो है वो जारी रहा। न्यू कराची सेक्टर 7 में 5 साला बच्चे के नाले में गिरने का ये वाक़या पेश आया है, जबकि बच्चे उस्मान की तलाश में रेस्क्यू का हंगामी ऑपरेशन काफ़ी देर तक जारी रहा और 5 साला उस्मान को अभी तक नाले से निकाला नहीं जा सका। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह मौजूद हैं हमारे साथ। शाहरुख, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया। एक 5 साला के नाम से हुई है वो न्यू कराची लाठी गोड सेक्टर 5 का जो है वो रिहायशी बताया जा रहा है, जो कि स्लिप होने के नाले में जो है वो जा गिरा है। इसकी इत्तला जो है वो 1.5 घंटे लेट रेस्क्यू 1112 को मौसूल हुई, जिसके बाद इमदादी सरगर्मियों का जो है वो आगाज किया गया और हैवी मशीनरी के थ्रू जो है वो नाले की सफाई की गई थी। 12 बजे से जो है वो 7 बजे तक ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहा। 7 घंटे का जो है वो ये ऑपरेशन था जो कि किया गया, मगर उस्मान को जो है वो ताल नहीं निकाला जा सका। रेस्क्यू 1112 है, उसकी जाने से कहा गया है कि रेस्क्यू 7 घंटे के बाद जो है वो रोक दिया गया है। 7 घंटे के बाद रेस्क्यू रोक दिया गया है। शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं, तो अपने नाज़रीन को बताएं कि कल दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, रेस्क्यू की जानिब से ये बताया जा रहा है। और न्यू कराची सेक्टर 7 में 5 साला बच्चे का नाले में गिरने का ये वाक़या पेश आया। 5 साला ये बच्चा है। बच्चे उस्मान की तलाश में रेस्क्यू का हंगामी ऑपरेशन भी काफ़ी देर तक जारी रहा। शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए 7 घंटे तवील जो है वो ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी रहा, जिसके बाद अब 7 घंटे के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो रोक दिया गया, क्योंकि जो है वो 1112 की जो ये पॉलिसी है कि रात में जो है वो गोताखोर जो है वो नई सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके पॉलिसी के तहत ये ऑपरेशन जो है वो रोका गया है, मगर कल सुबह से जो है वो ये दोबारा ऑपरेशन का जो है वो आगाज़ किया जाएगा। 5 साला जो है वो उस्मान है, जो कि पाँव स्लिप होने की वजह से नाले में जो है वो जा गिरा है, जो कि इसकी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पहले अपनी मदद आपके तहत लोगों ने किया, मगर 1.5 घंटे के बाद इत्तला जो है वो रेस्क्यू इदारों को दी गई, जिसके बाद ये ऑपरेशन जो है वो हैवी मशीनरी के साथ जो है वो किया गया। 30 के करीब जो है वो रेस्क्यू टीम्स के जो अरकान हैं वो जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो शरीक हुए, जिसमें 15 गोताखोर थे, जो कि स्काई जो सी डाइवर्स हैं वो इसमें जो है वो शामिल थे। इसके ऊपर रेस्क्यू जो है वो कल से दोबारा जो है वो ऑपरेशन जारी रखेगी और मजीद जो है वो इलाका मकीन ने भी अपनी मदद आपके तहत ये कोशिश की कि बच्चे को जो है वो निकाला जा सके, मगर रेस्क्यू इदारे फिर बाद में पहुंचे और उन्होंने फिर रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो जारी रखा। मगर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी होगा। आज बच्चे की तलाश की गई, मगर बच्चा बाजियाब नहीं करवाया जा सका। शाहरुख शाह हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि आलमी इदारे सेहत की जानिब से दही इलाकों के लिए मिलने वाला सामान निगरान वज़ीर सेहत ने वसूल किया। डॉक्टर खालिद नयाज ने सेक्रेटरी सेहत के साथ काम करने से मुआसरत करी, बोले सेक्रेटरी सेहत को काम से रोक रहे हैं। मज़ीद बताएंगी सबा परवेज इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सिंध में सामान की हवालगी का सिलसिला जारी। WHO ने देही इलाकों के लिए एम्बुलेंसेस, इलेक्ट्रिक स्कूटी और लेबर रूम का सामान वजीर सेहत के सपुर्द कर दिया। निगरान वजीर सेहत ने कराची में EPI दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सामान मिलने की तस्दीक की। बताया कि अस्पतालों में खड़ी एम्बुलेंसेस को 1112 में शामिल कर रहे हैं। सूबे में 374 एम्बुलेंसेस काम कर रही हैं, लेकिन हमें अभी भी 1100 की जरूरत है। जो मैंने कोशिश की है कि जितनी भी हमारी एम्बुलेंसेज हैं वो सेंट्रलाइज्ड हो जाएं। 1122 के पास होनी चाहिए, बजाय इसके कि अस्पताल में 3-3 एम्बुलेंसेज, 2-2 एम्बुलेंसेज, बहुत सारी ऐसी वो आपने देखा होगा, आप सब गए अस्पतालों पे, वो ब्रिक्स के ऊपर खड़ी हुई हैं पता नहीं कितने सालों से। फिलहाल हमारी 374 एम्बुलेंसेज हैं 1122 के फ्लीट में, और हमारे पास अब तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो कवर्ड हैं। 374 का मतलब है अभी हमारे पास तकरीबन 1100 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस की हमें ज़रूरत है, ताकि हम टाइम को 10 मिनट के आसपास लेके आएं, विच इज़ व्हाट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। निगरान वजीर आला ने सेक्रेटरी सेहत के कामों से भी इख्तलाफ किया। डॉक्टर खालिद नियाज ने बताया कि सेक्रेटरी सेहत ने रफाही इदारे को सालाना 2 अरब रुपए देने की समरी मेरे इल्म में लाए बगैर बनाई, उन्हें काम से रोक रहे हैं। कोई समरी जाएगी कैबिनेट के लिए तो डिपार्टमेंट से जाएगी हेल्थ सेक्रेटरी से हेल्थ मिनिस्टर, और हेल्थ मिनिस्टर के बाद फिर वो जाएगी। इस
जो मसले में जो सबसे बड़ा मसला है, जिसकी वजह से मैं नाला भी हूँ और मुझे ज़ाहिर तकलीफ भी हुई है, कि मुझे इससे बिल्कुल बेखबर और बाईपास किया गया। न सिर्फ ये बल्कि झूठ बोला गया कि मैं अवे हूँ ना। झूठ बोलना इतने सीनियर लेवल पे क्या ज़ेब देता है किसी को? और अगर कोई झूठ बोल देता है और वो पकड़ा गया है ओपन, तो फिर उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? ये है मेरा सवाल, यही मेरा खत था। वज़ीर सेहत ने वाज़िया किया कि प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत किए बगैर सेहत का निज़ाम चलाना मुश्किल हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस और डिजिटलाइजेशन की समरी तैयार है, मंजूर होते ही सेहत के शोबे में काफ़ी बेहतरी आएगी। कैमरामैन इमरान के साथ सबा परवेज, सिटी 21। वफाकी हुकूमत ने 1 रुपया भी नहीं दिया। मेयर कराची की नून लीग पर तनकीद। मुर्तज़ा वहाब ने ताजरों और सनतकारों को भी आड़े हाथों ले लिया। बोले शहबाज शरीफ ने कराची आकर कहा कि सड़कों की तामीर के लिए पैसे दिए और सनतकारों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। FBI और कस्टम और दीगर इदारे वफाक के मातहत होते हैं, ताजर उनसे डरते हैं। इस्लामाबाद वाले आपके मसाइल हल नहीं करना चाहते। जयाले मेयर ने जमात इस्लामी पर टैक्स ना देने का भी इल्ज़ाम धर दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री आमद। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहबाज शरीफ कराची आए और फ़ख्र से सड़कों की तामीर का बताया, जिस पर सनतकारों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। दावे से कहता हूँ उन्होंने कराची में 1 पैसा नहीं लगाया। मैं अभी सुन रहा था, शहबाज शरीफ साहब कराची आए थे, कुछ सनतकारों से उनकी मुलाकात हुई तो कहते हैं कि मैं साइट आता था, सड़कें तबाह थी, मैंने पैसे दिए, आज देखो कितनी अच्छी सड़कें हो गई हैं। सारे सनतकारों ने कहा हाँ। मैं आज बरमला कहना चाहूँगा, टीवी वाले सामने खड़े हैं, अगर 1 पाई की इन्वेस्टमेंट भी वफाकी हुकूमत बता दे कि उन्होंने साइट के इंडस्ट्रियल एरिया में की है, वो जो 4 अरब रुपए का उन्होंने ऐलान किया था, अगर 1 रुपया भी वफाक ने खर्च किया है ना उसके ऊपर, तो मैं गलत हूँगा, वो दुरुस्त हूँ। मुर्तज़ा वहाब ने सनतकारों को भी आड़े हाथों लिया। बोले FBR, कस्टम और दीगर इदारे वफाक के मातहत हैं, ताजर उनसे तो डरते हैं। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, अब्बासी साहब वजीर आजम, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे। आप सारे सनतकारों के रवाबित हैं, उनसे जाते हैं, मिलते हैं, क्योंकि वफाक से आप लोग डरते हैं। हमसे तो आपको पता है ना कि वो एक्सपोर्ट तो उनके कंट्रोल में है ना, कस्टम उनके कंट्रोल में है, पोर्ट उनके कंट्रोल में है, तो डरते हैं उनसे आप। FBR उनके कंट्रोल में है, तो उनके सामने तो आप बिल्कुल आओ भगत के साथ बैठते हैं, माजरत के साथ चम्मचगिरी करते हैं, उनकी मिन्नतें करते हैं, भाई गैस का मसला हमारा हल कर दो, वो नहीं करते। मुर्तज़ा वहाब बोले हल सिर्फ जमात इस्लामी नहीं बल्कि मस्बत सोच है। जमात इस्लामी टैक्स जमा नहीं करने देते। उनका राइट है मांगना, मेरा राइट भी है मांगना। अब मैं टैक्स मांगता हूं तो मुझे हाफिज नईमुर रहमान साहब टैक्स कलेक्ट नहीं करने देते। मसला है ना ये। हम जो है ना डिलीवरेंस पे बिलीव करते हैं, इख्तियारात नहीं भी होंगे ना तो लेके देंगे, शहर की खिदमत करेंगे। उन लोगों की तरह नहीं हूं मैं कि अपनी तस्वीरें खिंचवाऊं, वॉल चॉकिंग करूं। ये मेरा शहर है, इस शहर में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, मेरे वालिदैन दफन है इस शहर के अंदर, मेरे आबा और अजदाद इस शहर के अंदर दफन है। ये किसी के शहर में बार बार कहता हूँ, वो तो बदतमीज है, कहते हैं किसी के बाप का शहर है। मैं कहता हूँ किसी के वालिद साहब का शहर नहीं है, ये हम सबका शहर है। मुर्तज़ा वहाब ने आम इंतखाबात 2024 में वफाकी व सूबाई असम्बलियों में कामयाबी की एक उम्मीद का इजहार करते हुए मसाइल के हल के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन हैदर रजा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। माली मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानियों ने दिसंबर में मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर 17 करोड़ 60 लाख डॉलर खर्च किए, जबकि रवां माली साल पहले 6 माह में मोबाइल फ़ोन्स का दरामदी बिल 118% इजाफे से 79 करोड़ डॉलर से ज़ायद रहा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की दरामदात पर कितने डॉलर खर्च कर दिए, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल पहले 6 माह में 79 करोड़ 30 लाख डॉलर मोबाइल फ़ोन की दरामदात पर खर्च किए गए। गुज़िश्ता माली साल जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक पाकिस्तान ने 36 करोड़ 30 लाख डॉलर मालियत के मोबाइल फ़ोन दरामद किए थे। रवां माली साल 6 माह में मोबाइल फ़ोन की दरामदात 118% इजाफे से 79 करोड़ 30 लाख डॉलर रही। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 22 के मुकाबले दिसंबर 23 में मोबाइल फ़ोन की दरामदी बिल में 144% का इजाफा हुआ। दिसंबर 22 में 7 करोड़ 30 लाख
लाख डॉलर मालियत के मुकाबले दिसंबर 23 में 17 करोड़ 60 लाख डॉलर के मोबाइल फोन दरामद किए गए। माहिरीन का कहना है कि ज़र मुबादले के ज़खायर में कमी की वजह से मुल्क के माशी चैलेंजों में इजाफा हुआ था। पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए IMF से सख्त शराइत पर कर्जे लिए। माहिरीन ने दरामदी बिल को कम करने के लिए मुकामी सतह पर इंडस्ट्री के फरोग पर जोर दिया है। अशरफ खान, सिटी 21। नाज़रीन, 25 जनवरी से शहर कायद में शेड्यूल सिंध प्रीमियर लीग के पहले एडिशन के लिए तैयारियां तेज हो गई। इवेंट की खसूसी तकरीब में साबिक कप्तानों की शिरकत ने 4 चांद लगा दिए। शाहनवाज धानी के सिंधी पैगाम ने सिंधी नौजवान क्रिकेटर्स का हौसला बढ़ा दिया। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। कराची में सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से मुनक्किदा तकरीब में साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स ने रंग बिखेरे, वहीं अहम मुआहदे भी हुए। साबिक कप्तान जावेद मियादाद, मोइन खान, मिसबाहुल हक, शाहनवाज धानी, शर्जील खान मौजूद थे। लीग के चेयरमैन आरिफ मलिक और साबिक कप्तान जावेद मियादाद और मोइन खान ने सिंध प्रीमियर लीग को अंदरून सिंध के क्रिकेटर्स के लिए तोहफा और जिंदगी बदलने वाला लम्हा करार दिया। शाहनवाज धानी ने सिंधी जबान में खुसूसी पैगाम दिया। सभिनी ओनरनि खे मुबारकबाद मुझे तरफा मां पाण भी इन टूर्नामेंट जे लाइ सुपर एक्साइटेड आहियां मां लाड़काना चैलेंजर जो हिस्सो आहियां उन्हनि सभिनी 6 टीमनि खे मुझे तरफा गुड लक। इंशाल्लाह अचो सिंध प्रीमियर लीग के कामयाब कयूं। सिंध प्रीमियर लीग की तमाम 6 टीमों में 6 सिंधी क्रिकेटर्स शामिल हैं, जबकि 2 सिंधी क्रिकेटर्स को 11 में लाजमी शामिल किया जाएगा। इवेंट का फाइनल 5 फरवरी को नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। कैमरामैन वक्कास लोरी के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।